सो हेलो गाइस, एज यू ऑल नो नीट का रिज़ल्ट आ चुका है और अब बात आती है काउंसलिंग की। सो इस वीडियो में हम काउंसलिंग के बारे में पूरा देखेंगे। काउंसलिंग किस किस तरह की होती है, आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू अलॉटमेंट लेटर, हम पूरा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो अपने एक पेन और पेपर ले लीजिएगा ताकि सारी बात आप नोट कर सकें। तो सबसे पहले आते हैं कि काउंसलिंग जो है दो प्रकार की होती है, मतलब दो टाइप्स की होती है। एक तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक होती है स्टेट काउंसलिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझो। देखो, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है ऑल इंडिया लेवल पर, उसमें सिर्फ 15% तक सीट रहती है और स्टेट काउंसलिंग में 85% तक सीट रहती है। मतलब कि अगर आप हरियाणा से हैं और आप हरियाणा के बाहर किसी कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो आप उसको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लेंगे, उसमें आपकी 15% तक सीट जाती है। और अगर आप हरियाणा में हैं और हरियाणा में ही किसी कॉलेज में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, वो है आपका 85%, लेकिन उसके लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो AIQ मतलब कि ऑल इंडिया कोटा, इसके थ्रू जो काउंसलिंग होती है ये कौन करवाता है? MCC, मतलब कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये आपकी ऑल इंडिया कोटा के लेवल पे आपकी काउंसलिंग करवाती है। इसमें जो है कॉलेजेस और कोर्सेज़ क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अब जो कोर्सेज़ होते हैं वो MBBS, BDS और BSc नर्सिंग होते हैं। BAMS, BHMS और BUMS, ये जितना भी आयुर्वेदा से रिलेटेड है वो सारा आयुष काउंसलिंग करवाती है। तो आयुष काउंसलिंग की वीडियो अलग से आने वाली है। अभी बात करते हैं कि अगर आपको MBBS, BDS या फिर BSc नर्सिंग में पार्ट लेना है, अगर आपको ऐसे कोर्सेज़ अडॉप्ट करने हैं तो आप MCC की वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं MCC के अंडर? वो हैं एम्स, जिपमर, AFMC, ESIC कोटा के थ्रू, और दो IPU की कॉलेजेस भी आते हैं, VMMC एंड ABV। गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हैं सारे 15% सीट्स रिजर्व कर रखते हैं। साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि BHU और AMU। तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट्स अवेलेबल करवाते हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले अपने मार्क्स और जो प्रीवियस कट ऑफ है आप उसको देकर ही भरिएगा। जो आप पिछले साल का जो भी कट ऑफ है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो काउंसलिंग है उसमें एक्चुअली में पार्ट कैसे ले सकते हैं, तो पूरा प्रोसेस ये होता है कि पहले आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड 1 में जाएंगे, फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपका राउंड 1 में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 में पार्ट लेंगे, फिर ऑल इंडिया राउंड 2, देन स्टेट काउंसलिंग राउंड 2। तो ऐसे चलता जाता है। इसमें देखो क्या होता है कि आपको अगर फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई मान लो, लेकिन आपको ये लग रहा है आपको इसमें दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मान लो कि राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो गई, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ नेक्स्ट राउंड में मुझे और इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करेंगे। एक बार अगर आपने राउंड 1 में किसी भी राउंड में अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे, बट अगर आपने एक बार डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो फिर आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको राउंड 1 में आपका कॉलेज मिला ही नहीं तो आप डायरेक्टली ही राउंड 2 में चले जाएंगे। तो दो केसेस हो गए, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप डायरेक्टली ही राउंड 2 में चले जाएंगे, और अगर आपको सीट मिल गई लेकिन आपको ये है कि नेक्स्ट राउंड में मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आप उसे सेटिस्फाई नहीं है उस कॉलेज से, तो आप वहीं पर उसको ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आपके पास एक्चुअली चॉइस होती है कि आप राउंड 2 में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अगर आप येस कर देते तो आप राउंड 2 में चले जाएंगे, अगर नो कर देते हैं तो आपको इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में। तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबसे पहले आता है, काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, उसमें आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है जिसमें आपका नेम और पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन, ईमेल वगैरह रखी जाती है। दूसरा है आपका फ़ी पेमेंट। तीसरा चॉइस फिलिंग की आपको इसमें आपके कॉलेजेस की चॉइस फिल करनी है 1 2 3 आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फिर रिज़ल्ट आएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी। तो जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है पहले वो देख लेते हैं। आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको क्लास 10th एंड क्लास 12th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नीट का एडमिट कार्ड, सिर्फ उसका फर्स्ट पेज चाहिए होगा। नीट फॉर्म जो आपका कन्फर्मेशन पेज होगा वो, नीट 2024 स्कोर कार्ड चाहिए होगा, नीट सीट अलॉटमेंट लेटर, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, अगर जैसे आप OBC या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इवन EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, नहीं तो जनरल में ही काउंट होगा।
फिर 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में पहले जब आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने गए थे तब जो आपने फ़ोटोज़ लगाई थी वही आपको चाहिए होंगी। कोशिश कीजिएगा कि वही हो ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर 12th का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कि आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आ जाते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं तो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में काउंट हो जाएगा। दूसरा आता है फ़ी का, कि आपको फ़ी कितनी देनी है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 2 एक्चुअली फ़ीस होती है, एक नॉन रिफंडेबल और एक रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल का मतलब है कि आपको वापस नहीं मिलेगी, रिफंडेबल का मतलब है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है कोई तो वो फ़ीस आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो जो फ़ी है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है नॉन रिफंडेबल, और SC ST OBC और PWD के लिए 500, और रिफंडेबल फ़ी है जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 एंड SC ST OBC और PWD के लिए है 5,000 फ़ीस। अगर वहीं आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में पार्ट लेने की सोच रहे हैं तो उसमें नॉन रिफंडेबल है 5,000 एंड रिफंडेबल है 2 लाख। इसमें फर्स्ट प्रोसेस आया था रजिस्ट्रेशन का, उसमें प्लीज़ वही मोबाइल और ईमेल भरिएगा जो आपने नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम जो दिया था वही आपने इसमें मेल और अपना फ़ोन नंबर भरना है, ताकि कोई भी ग्लिचेस या कोई भी प्रॉब्लम आगे आपको फेस ना करनी पड़े। ये हमारे 2 प्रोसेसेस हो चुके हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ये सारे सर्टिफिकेट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पहले ही रेडी कर लेने हैं ताकि हेज़ल फ्री सब कुछ हो जाए। दूसरा फ़ी पेमेंट का मैंने आपको बता दिया है, रिफ़ंडेबल और नॉन रिफ़ंडेबल का। अब तो 2 मैं बता चुकी हूँ। अब थर्ड जो है वो चॉइस फिलिंग आती है। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आपको आपकी जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है उसमें आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उसमें फ़िल करेंगे। तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आपके मार्क्स और प्रीवियस कट ऑफ को देखकर ही भरिएगा। जैसे कि अगर आपके मार्क्स 600 और अगर आप अपनी प्रेफरेंस में एम्स दिल्ली ऐसा कुछ भर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एम्स दिल्ली का जो है कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाता है। एक बार चॉइस फिल होने के बाद आपका पासवर्ड उसमें फिल कर दीजिएगा और फिर अपनी चॉइसेस को लॉक कर दीजिएगा। एक और बात कि चॉइस लॉक होने के बाद आप उसको चेंज फर्दर नहीं कर सकते हैं। चॉइस लॉक करने के बाद मेक श्योर कि आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, ताकि अगर फर्दर कोई आगे से कोई ग्लिच होता है तो आपके पास एक प्रूफ हो कि हाँ आपने इस प्रेफरेंस में आपके कॉलेजेस की चॉइसेस को भरा था। ओके, 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। फिर आता है अलॉटमेंट, जो भी वो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है कि कोई भी जो कॉलेज आपको अलॉट होता है कि नहीं होता। वो पहले बात हम कर चुके हैं कि 2 चॉइसेस हैं। अगर आपको अलॉट नहीं होता तो आप अपने आप ही सेकंड राउंड में या फर्दर राउंड्स में चले जाएंगे, और अगर आपको अलॉट होता है तो आपके पास 2 चॉइसेस रहती हैं कि आप फर्दर राउंड्स में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अगर आप येस में क्लिक करते हैं तो आप फर्दर राउंड में जाने के लिए एलिजिबल होंगे, बट आपको फर्स्ट जो भी आपको कॉलेज की सीट अलॉट हुई थी वो आपके हाथ से चली जाएगी। ठीक है, अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर उस फर्दर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ेगा, ताकि आप आपकी फर्दर जो भी प्रोसेस रहती है वो आपको कंप्लीट हो सके और फिर आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। इसमें जो है 4 राउंड्स होते हैं, AIQ राउंड 1, देन स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1, देन राउंड 2, राउंड 3। अगर राउंड 3 तक भी आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन और बचता है, जो कि है मोपअप राउंड। तो मोपअप राउंड तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आती हैं ये जो आपकी 5 प्रोसेस के अंदर जो थी, जितना भी था काउंसलिंग में सारा डन हो चुका है। इसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और वहाँ पे आपकी जो है एडमिशन हो जाएगा और क्लासेस स्टार्ट आप कर सकते हैं। बट ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें जो है आप कुछ गलतियाँ प्लीज़ ना कीजिएगा। अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो आप खुद से मत कीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको गलत नहीं फिल करना है। अगर कहीं पर भी कुछ भी गलत पाया गया तो जो भी आपकी रिफंडेबल फ़ीस थी वो भी नॉन रिफंडेबल हो जाएगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स आपको उसमें डालने हैं उसमें कहीं पर भी कोई भी गलती ना कीजिएगा। रॉन्ग कार्ड डिटेल्स तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। तो ये सारा काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर है। नेक्स्ट वीडियो में आयुष काउंसलिंग के ऊपर वीडियो आने वाली है जल्द ही। ये जो थी आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग की है, स्टेट काउंसलिंग पर भी वो जल्द ही वीडियो बनेगी। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। इसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पर आपकी क्वेरी का आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।